नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी राजी पूर्वक से होंगे। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, दोनों जगह पर। आज की कहानी 1980 की है, 80 की दशक की। कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, मामूली सा गरीब परिवार का एक ट्रक ड्राइवर, जिनका नाम था राघव जी। राघव जी नौजवान थे, गरीब घर था, तब बड़ी मुश्किल से घर का चूल्हा जल पाता था। लेकिन जब राघव जी ट्रक ड्राइवरी करने लगे, मेहनत करने लगे, तब उनका घर का चूल्हा दोनों टाइम जलने लगा था। बड़ा खुश थे राघव जी, ट्रक चला करके, मेहनत करके बहुत ही खुश थे। उन्हीं के बलबूते पर अब उनका घर का भरण पोषण सब कुछ हो रहा था। छोटा परिवार था लेकिन था गरीब। खैर, जो राघव जी थे ना, उनकी तमन्ना थी कि मेरे पास में खुद अपना ट्रक आ जाए। देखो, सपना तो हर कोई देखता है, हर कोई चाहता है कि मैं आज गरीब हूँ तो कल मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास में आज झोपड़ी है तो कल बंगला मिल जाए, मेरे पास आज साइकिल है तो कल कार मिल जाए। सपना हर कोई देखता है। बिरले लोग होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और उसमें सबसे अहम रोल होता है भाग्य का। हम परिश्रम भी करते हैं, इतनी अथक मेहनत करते हैं, लेकिन मंजिल के नज़दीक पहुंच करके भी भाग्य कुछ ऐसा खेल खेलता है कि सब कुछ बिखर जाता। खैर, हम इस पर नहीं आते हैं। आज हम कहानी पर ही रहते हैं, अपनी कहानी पर। ज्ञानी लोग बताते हैं कि हर एक भूत प्रेत जो होती है या होता है वो भयानक नहीं होते हैं। कई भूत ऐसे हैं जो देखने में डरावने जरूर लगते हैं, भूत के नाम देख करके ही, लेकर के ही लोग डर जाते हैं। लेकिन ज्ञानी लोग जो हैं बताते हैं कि जो उनमें से कुछ अच्छे भी भूत होते हैं, अच्छी प्रेतात्माएं होती हैं, लोगों के पास नहीं जाती है, उनसे बचने की कोशिश करती है, लोग बाग उनको देख भी नहीं सकते हैं। लेकिन जब कोई जो प्रेतात्मा है, कोई उसका मंसूबा अब रह गया है, कामना कोई रह गया है, तो वो लोगों से मदद मांगती है, जाती है। लेकिन हर कोई उसको देख नहीं सकता है। देखता भी है तो बड़ा डरावनी लगती है, भयानक परछाई की तरह दिखती है। दिखती भी है थोड़ी देर के लिए तो, और फिर अचानक गायब हो जाती है। लोग भाग खौफ में भर जाते हैं, अरे रे रे, यहाँ तो चुड़ैल दिखी है। डर से कांपने लगते हैं, उस जगह से भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। आज की कहानी इसी पर आधारित है। एक जगह थी, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर और उड़ीसा का बॉर्डर। वहाँ पर एक ऐसी बात फैली हुई थी 80 के दशक में। एक जगह पर एक लड़की दिखाई देती थी, बड़ा थोड़ी देर के लिए, चमकता हुआ कपड़ा पहने हुए, और रोड पर जो भी वाहन जाता था उसको हाथ देती थी। लेकिन जो भी ड्राइवर देख लेता था ना, वो डर जाता था। इतना भयानक रूप उसका नजर आता था, कुछ देर के लिए वो कांप जाता था, भाग जाता था। तो ये काफ़ी दिन तक अफवाह रहा, लोग वाग डरते भी रहे। लेकिन धीरे धीरे वो लड़की दिखना, औरत दिखना बंद हो चुका था। यही वो वक्त था जब राघव जी अपना ट्रक लेकर के और ट्रक का माल खाली करके और अपने इलाके में लौट रहे थे, अपने गांव जा रहे थे। गांव के पास में ही ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था जहां पर ये नौकरी करते थे, ट्रक चलाने का काम करते थे। तो ट्रक खाली हो गया था। आंध्र प्रदेश गए थे, आंध्र प्रदेश से लौट रहे थे और बॉर्डर पार करके उड़ीसा में आ चुके थे। अब अपना गांव जाना चाहते थे। गांव के पास ट्रक को खड़ा करना था जहां पर ट्रांसपोर्ट का ऑफिस था, और उसके बाद वहां से अपने साइकिल उठाना था और अपने गांव चले जाना था। ये रात की बात है। जब बॉर्डर पार किए थे ना, उस टाइम 9:30 बज रहा था। बिल्कुल वो जो इलाका था 1980 में इतना भीड़ भाड़ नहीं होता था जो आज के टाइम में है। रोड बिल्कुल साफ सुथरा था और मस्त अपना जो भी ट्रैफिक हाईवे पे चलना है चल रहा था। वैसे ही अपना ट्रक लेकर के अब राघव जी निकल चुके थे। अकेले रहते थे, ज़्यादा लंबा सफ़र भी नहीं था। कुल 1.5 से 2 घंटे का उनका गांव का सफ़र था, शहर का सफ़र था जिस कस्बे में रहते थे, और अपना ट्रक चला करके मज़े से जा रहे थे।
कुछ ही देर के बाद में उनको शायद बाथरूम वगैरह लगा एहसास हुआ, तो अपना ट्रक साइड में रोक दिए, बाथरूम वगैरह करके। और जब वो लौट के आते हैं तो उनके ट्रक के पास में एक चमकती हुई कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई देती है। बड़े बड़े बाल उसके खुले हुए, कपड़ा जो पहन रखा है जो बड़े लोग घर में पहनते हैं, मतलब बड़े परिवार से लग रही थी। उसके हाथों में एक बैग था, जैसे ऑफिस में जो कोई काम करने की लड़की जाती है वैसा ही बैग था। जब राघव जी वहाँ आते हैं, उस लड़की को देख करके पूछते हैं कि हाँ जी, आप यहाँ पर इतनी रात को अकेले, कहीं जाना है क्या? तब वो कहती है कि हाँ जी, मैं तो काफ़ी देर से बस स्टॉप पर खड़ी थी कि बस मिल जाए, बस मिल जाए, लेकिन बस आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद मेरे गांव का बस छूट चुका है, आप मेरी मदद करेंगे? राघव जी जवान थे, लड़की भी खूबसूरत थी। एक नज़र में देख करके थोड़ा उनके दिल में हलचल होने लगा। अब मन ही मन सोचने लगे कि चलो कुछ देर के लिए सफ़र हमारा बढ़िया रहेगा, साथ में लड़की बैठ जाएगी तो बात ही कुछ अलग होता है, सफ़र आराम से कट जाता है। तब पूछने लगे कि आपको जाना कहाँ है? तो राघव जी के घर के आसपास की ही पता बताती है। तो राघव जी और खुश हो चुके थे, बिठा लिए ट्रक में, चलने लगे। लेकिन उनके मन में कई सारे सवाल जो घुमड़ रहे थे वो पूछने के लिए व्याकुल थे। अब पूछने भी लगे, गाड़ी चलाते चलाते, ट्रक चलाते चलाते सवाल पूछते जा रहे थे। मैडम जी, आपका नाम क्या है और कहाँ आप काम करती हो? देखने में तो कोई ऑफिस में काम करती हो। तब वो लड़की हर एक सवाल का जवाब देने लगी थी कि बिल्कुल मैं ऑफिस में काम करती हूँ, यहाँ मेरा ऑफिस है और मैं आज अपने घर जा रही हूँ, मैं महीना में अपने घर पहुँचती हूँ। और इसके बाद में जब राघव जी और सवाल करने लगे कि आपको रात में अकेले नहीं जाना चाहिए था, आपको जाना था तो दिन में निकल जाती। तब लड़की कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसी टाइम निकलना था, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई है, तभी मैं अपने परिवार के पास मिलने के लिए जा रही हूँ। खैर, राघव जी सीधे साधे इंसान थे, जवान थे, लेकिन अब समझते थे कि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो शायद ये लड़की सफ़र नहीं करती, चलो इसको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद वो लड़की राघव जी से पूछने लगी कि आपके परिवार में कौन कौन है, क्या ये ट्रक आपका है? राघव जी अपने आप को रोक नहीं पाए, गरीब तो थे ही, अब सब कुछ अपने बारे में बताने लगे कि देखिए हमारा छोटा सा परिवार है, माँ है, पिता है और एक छोटा भाई भी है, और सबका जो बोझ है मेरे कंधे के ऊपर में है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, अब बड़ी मुश्किल से हमारा 2 रोटी का जुगाड़ हो पाता है, मुझे जो पैसा मिलता है बस घर खर्चे में ही सब कुछ खत्म हो जाता है, हम तो एक पैसा जोड़ भी नहीं पाते हैं। अपने मन का जो सपना है वो लड़की से बयान करने लगते हैं कि देखिए मेरे मन में तो बड़ा ख्वाहिश था कि मैं अपना खुद का ट्रक चलाऊं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी ट्रक ले पाऊंगा। लड़की बात उनकी बड़े ध्यान से सुन रही थी और इसके बाद वो कई सवाल पूछती जा रही थी कि अगर आप ट्रक लोगे तो क्या आप मुझे याद रखोगे? अब सकपका करके देखने लगे राघव जी उस लड़की की तरफ, क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है? तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, मेरे पास में इतना धन दौलत नहीं कि मैं आपको ट्रक दिलवा दूँ, लेकिन रास्ता चल रहा है, थोड़ा सफ़र अब कट भी जाएगा, बातचीत करते चलेंगे, तो मैं ऐसे ही सवाल पूछ रही हूँ कि अगर सपोज करो कि मैं आपको ट्रक दिलवा दूँ तो क्या आप मुझे याद करेंगे? तब राघव जी हंस के कहने लगे, क्यों नहीं मैडम, मैं तो हमेशा आपको याद रखूँगा, लेकिन ये सपना ही है तो है, मेरा ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। राघव जी अफसोस जाहिर करते हुए और लंबी सांस लेकर कहने लगे। लड़की फिर चुप हो गई और उसके बाद राघव जी पूछने लगे कि आखिर आप कितने दिनों के बाद में घर जा रही हो? लड़की कहने लगी कि सच बताऊं या झूठ बताऊं? राघव जी कहने लगे, नहीं, जैसे मैंने अपने बारे में सब कुछ सच बताया है आप वैसे ही सच बताओ। लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देख करके राघव जी एकदम घबरा गए, अरे मैंने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछ दिया? क्या हो गया मैडम को? मैडम जी आप शांत हो जाइए, मैडम जी आप शांत हो जाइए। लेकिन लड़की का आंसू जो थे ना, थमने का नाम नहीं ले रहे थे, रोते जा रही थी, रोते जा रही थी, आंसू बहता जा रहा था।
आखिरकार घबरा कर ट्रक रोक देते हैं। राघव जी रोक देते हैं, कहते हैं मैडम देखिए ऐसा मत कीजिए, अगर कोई देख लेगा आप रोती हुई तो ना जाने क्या समझेगा। मैं तो गरीब परिवार का लड़का हूँ और वो लोग समझेंगे कि मैं आपको भगा के लेके जा रहा हूँ, आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। ये ठीक बात नहीं है। हमारे गरीब का थोड़ा ध्यान रखिए। बड़ी मुश्किल से आंसू अपनी लड़की रोक पाती है, लेकिन अभी भी आंसू उसके अब आंखों में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और तब राघव जी पूछते हैं कि मैंने ऐसा कोई गलत सवाल पूछ लिया है तो मैडम जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था, शायद मैंने कोई गलत सवाल ही पूछ लिया था आपसे। और तब लड़की कहने लगी नहीं नहीं, आपने कोई गलत सवाल नहीं पूछा है, बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा है। मैं उस सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वही सब याद करके मैं रो पड़ी थी। और इसके बाद लड़की अपने बारे में सब कुछ बताने लगी कि देखिए मैं गांव का रहने वाली हूँ, मैं शुरू से पढ़ाई लिखाई करना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी, और मेरे जो परिवार थे वो भी गरीब परिवार थे, मिडिल क्लास से भी नीचे थे। अब ये पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, कोचिंग का खर्चा वहन नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे तैसे मैं अपने फ्रेंड सर्कल से, जो हमारी मित्र लड़कियां थीं, जो धनी परिवार से थीं, उनसे मैं मेहनत करती थी और वो लोग मुझे एक तरह से बढ़ावा देता था कि बहन तू आगे पढ़, आगे पढ़, पैसे का टेंशन मत कर, हम लोग अपनी जेब खर्ची काट कर तुझे पैसा देंगे। वो मेरी जो मित्र थी उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मैं उस जगह तक आ पहुंची थी। लेकिन नौकरी भी मुझे मिल चुकी थी और लेकिन मेरा परिवार था ना, वो डरता था कि नहीं लड़की जात होकर के तो इतनी दूर काम करने की जाएगी, जो पढ़ना लिखना था अब तेरी पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है, अब अपना घर में रह, उचित समय देख करके हम तेरे हाथ पीले कर देंगे। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि अपने परिवार का सहारा बनूं, हमारा जो परिवार गरीबी में जी रहा है उसके मैं आगे निकालूं, उस गरीबी से बाहर निकालूं। मैं ये सब अपने दिमाग में बस यही सब चलता रहता था। मैं अपने परिवार को दुख तकलीफ को झेला था, कैसे परिवार मेरे साथ में अब इतना खर्च किया था, कुछ खर्च हमारे परिवार ने किया और बाकी हमारे सहेलियों मित्रों ने मेरे साथ में किया था। मेरे ऊपर में सबका एक तरह के एहसान था, एहसान चुकाने का मौका था मेरे पास में। जॉब अच्छी मिली हुई थी, लेकिन हमारे परिवार के लोग जाना ही नहीं चाहते थे। वो जॉब तो हाथ से निकल गई, मैं टाइम पर पहुंच नहीं पाई। मैं अपने मित्रों से सलाह करने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा जॉब का मैंने अप्लाई किया और उससे बढ़िया मुझे अब जॉब मिल चुका था। इस बार मैं घर पर रुकना नहीं चाहती थी। मैं अपने मित्रों से सलाह करती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। तब मित्र जो थे कई तरह का सुझाव दिए। कोई बोला कि ठीक है अपने परिवार से अब बोल करके आज तुम जाओ। लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं अपने परिवार से बोलूँगी कि मुझे उस नौकरी पर जाना है, मेरा परिवार जाने नहीं देगा। वो तो मुझे एक नाजुक कली समझते थे, लड़की समझते थे कि मैं कभी शहर में गई नहीं, ना जाने वहाँ क्या होगा। लेकिन वहाँ पर मेरे दोस्तों ने सब इंतज़ाम कर दिया था। मेरी दोस्त लड़कियाँ थीं, वो भी जॉब में थीं, पढ़ी लिखी थी, तो उन्होंने मेरे लिए सब कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। रहने के लिए व्यवस्था था, सब कुछ था, उन्होंने अपने हिसाब से कर रखा था। बस मुझे जा कर के जॉब को ज्वाइन करना था। रहना खाना सब कुछ, अब एक हॉस्टल में था, लड़कियों को हॉस्टल था, उसमें मुझे रहना था। लेकिन ये बात मैं किससे कहूँ? मैं माँ को बोलूँ तो माँ तो तैयार थी, लेकिन पिता भाई तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि तू घर से बाहर ना निकलेगी, तुझे घर में ही रहना है और उचित समय आने पर मैं तेरा हाथ पीले कर दूंगा। मेरे पिता का यही मानना था। उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतनी पढ़ी लिखी तो किस लिए, ये सब काम करने के लिए, घर में चौका बर्तन करने के लिए नहीं ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं थे। आखिरकार मैं बहुत दिनों तक परेशान रही। मैं सोचती रही कि मुझे करना क्या चाहिए, और तब मैं वो फैसला कर लेती हूँ। मैं चिट्ठी लिखती हूँ रात के टाइम में, मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ, लेकिन दोस्त मुझे सलाह नहीं देते हैं। कहते कि नहीं, ऐसे घर से जाना ठीक नहीं है, अपने परिवार को ज़रूर बताना चाहिए। परिवार तुम्हारा मानेंगे, आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, लेकिन
चुपचाप घर छोड़ करके भागना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं चिट्ठी लिखती हूँ, बता देती हूँ कि मैं फलाने शहर में जा रही हूँ जॉब के लिए, जॉब मेरा मिल चुका है, अब आप लोग परेशान मत होइए। इसके बाद मैं रात को अंधेरे में घर से बाहर निकल जाती हूँ, स्टेशन पहुँचती हूँ, ट्रेन मिल जाता है, मेरा भाग्य था उस टाइम में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। अब फिर मैं शहर पहुँच जाती हूँ, मेरे दोस्त मेरी मदद करते हैं, मैं नौकरी ज्वाइन कर लेती हूँ और अच्छा खासा पैसा मुझे मिलने लगा था। लेकिन उधर जो मेरे घर वाले थे, अब चिट्ठी पढ़ कर के बहुत नाराज़ हो गए थे। वो मुझे अब भूलना चाहा कि अब घर से निकल गई है तो छोड़ो, आप इससे हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं। एक तरह से उन्होंने रिश्ता ही तोड़ लिया था। मेरे कुछ मित्र थे, मैं सबसे गांव की खबर, घर की खबर लेती रहती थी कि घर में क्या चल रहा है। उस घर में मेरी माँ बहुत दुखी थी मुझे ना पा करके। अब मेरे जो भाई थे और मेरे पिता थे, नाराज थे, गुस्से थे। मैं अब उनके इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाई ना, जैसे वो चाहते थे। आखिर मैं पढ़ी लिखी क्यों थी? मैं एक अच्छा जॉब पाने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, लेकिन उन लोगों को ये बात सहन नहीं हो रही थी, ना जाने क्यों। खैर, इसके बाद मेरी ज़िंदगी बस ऐसी चलती रही। जब मुझे सैलरी मिलता था मैं सब कुछ जमा कर लेती थी कि एक बार मैं अपने गांव जाऊंगी और सबकी नाराज़गी मैं दूर कर दूंगी। जब बहुत सारा पैसा लेके जाऊंगी मैं अपने पिता के हाथों में रख दूंगी, पिता मुझे गले से लगा लेंगे, मेरा मानना था। हाँ, मैं खबर लेती रहती थी। धीरे धीरे नाराज़गी जो था ना, अब कम होने लगा था। लेकिन अभी कोई मुझे मिलने तक नहीं आया था, जबकि सबको पता था कि मैं इस जगह पर, इस फर्म में काम कर रही हूँ, इस जगह पर रहती हूँ, लेकिन कोई भी नहीं गया। अब मुझे डर लगता था। मेरे पिता गुस्सा वाले थे, मेरे भाई गुस्सा वाले थे, ऐसा कुछ मेरे साथ में ना कर दें, झगड़ा वगड़ा ना कर लें, इसलिए मैं थोड़ा डरी हुई थी। हिम्मत नहीं होता था कि मैं अपना घर लौटूं, जाकर परिवार से मिलूं, डरी हुई रहती थी। खैर, जब 1 साल हो जाता है ना, मेरे हाथ में जब पैसा काफ़ी आ जाता है, तब मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ दिन के लिए गांव घूम के आते हैं। ये मेरा अभी सोचना ही था। इसके लिए मैं पूरा तैयारी कर रही थी। अपने माँ के लिए कपड़े लत्ते, अपने भाई के लिए कपड़े लत्ते, अपने पिता के लिए सब कुछ खरीदा, सब कुछ इकट्ठा कर लिया था। अब मुझे जाने में अभी 3 दिन बाकी था। ये सब कपड़ा लेकर के मैं रात को टाइम करीब 8 साढ़े 8 का वक्त था। अब मैं रोड पार कर रही थी। अचानक मुझे टक्कर लगा, मेरे आंखों के आगे अंधेरा हो गया। इसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। मुझे नहीं मालूम कि मैं हूं कहां पर। जब ये बात सुनते हैं राघव जी, लड़की की तरफ देखते रह जाते हैं। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या तुम चोटिल हो गई थी? लड़की थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, आंखों से फिर आंसू टपकने लगता है। राघव जी फिर चिंता में पड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, पानी पीजिए और शांत हो जाइए। लेकिन लड़की पानी नहीं पीती है, मना कर देती कि नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है। अब एक तरह से व्याकुल थी राघव जी आगे की कहानी जानने के लिए, और लेकिन बोलना भी उचित नहीं समझ रहे थे। लड़की की आंखों में आंसू बह रहा था, आंसू देख करके परेशान हो गए थे। तब कहने लगे कि देखिए, आप रोइए मत, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, नहीं बताना है कहानी आगे की मत बताइए, मैं आपको तो लेके चल रहा हूं ना। इसके बाद जो ट्रक रुका हुआ था, ट्रक स्टार्ट कर देते हैं। लड़की अब फिर धीरे धीरे करके अब शांत होने लगती है, आंसू उसके बंद हो जाते हैं। अब फिर कहती है कि आगे कहानी नहीं सुनोगे आप? तब राघव जी कहने लगे कि ठीक है, मैं ट्रक चलाते चलाते सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए और मैं सुनता रहूँगा, ताकि रास्ता भी कटता रहे ना, आखिर सफ़र भी तो हमारा कटना चाहिए। तब लड़की बताने लगती है कि उसके बाद जब मैं होश में आई तो मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर मेरे को दिखाई दे रहे थे, मैं सब कुछ देख रही थी, जैसे मेरे सामने सब कुछ हो रहा हो। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने शरीर में थी उस टाइम में, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। डॉक्टर कह रहे थे कि नहीं, अब ये ख़त्म हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है।
इसके बाद मैं घबरा गई थी और उसके बाद मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। अब इसके बाद मैं जब अपने आप को पाया तो मैं भटक रही थी, हवा की तरह इधर से उधर, जहाँ जाना इधर जाना उधर जाना। मैं लोगों को छूना चाहती थी, परखना चाहती थी, लेकिन मैं किसी को छू नहीं पाती थी। मैं आवाज़ लगाती थी कि सुनो भैया, सुनो चाचा, सुनो, लेकिन कोई मेरी आवाज़ भी नहीं सुनता था। आखिरकार मुझे लग चुका था कि मैं मर चुकी हूँ, मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ। आत्मा भला इंसान से कैसे मिल सकता था। और इस तरह मैं कभी पेड़ पर, कभी पुराने बिल्डिंग में, ऐसी ऐसी जगह पर मुझे रहना पसंद था जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, शोर ना हो। और तब से मैं भटकती रही। जब ये सुनते हैं ना राघव जी, ब्रेक लगा देते हैं, साइड में ट्रक खड़ा कर देते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। क्या मतलब मैडम जी, क्या मतलब? और मैडम जी तो मुस्कुरा रही थी। आंखों का रंग बदल चुका था। वो जो सामान्य सी आंखें थी ना, अब उसका रंग लाल हो चुका था। चेहरे का भाव भी बदल चुका था। ये सब देख करके राघव जी का होश उड़ चुका था। क्या मैं प्रेतात्मा से बात कर रहा था? प्रेतात्मा को लेकर के मैं इतना दूर का सफर कर रहा था। राघव जी का हाथ पैर फूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं ट्रक छोड़ करके नीचे भागूं और इस लड़की से दूर हो जाऊं। लेकिन लड़की कहती, यार डरिए मत, डरिए मत, मैं ऐसी नहीं हूं कि लोगों को तकलीफ दूं। मैं तो खुद आपसे मिलना चाहती थी, आपसे बात करना चाहती थी, आपसे मदद मांगना चाहती थी। तभी तो मैंने आपको चुना। मुझे लगा कि आप मुझे देख सकते हैं। मैं तो कई लोगों से टकराई जानबूझ करके ताकि वो लोग मुझे देख पाएं, लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं पाता था। मैं उसका बाल भी खींचती थी तो अब वो मेरे पकड़ में नहीं आता था। मैं हाथ पकड़ती थी तो मैं उनको छू नहीं पाती थी। लेकिन जब मैंने आपको देखा ना, मुझे लगा कि आप मुझे देख रहे हैं। मैं ट्रक के पास में खड़ी थी ना, जब आप बाथरूम करने गए थे, तब हम दोनों की नज़रें मिली थी। मैंने आपके चेहरे पर थोड़ा सा विस्मय वाला भाव देखा था। मैं समझ गई थी कि आप मुझे यहाँ पर देख लिए हैं। एक सुंदर लड़की को देख करके आपका चेहरे का रंग बदल गया है। तब मुझे लगा कि आपसे मदद मिल सकती है। आप लाखों में एक हैं, अब आप ही मेरा मदद कर सकते हैं। राघव जी बहुत घबराए हुए थे, डरे हुए थे। नहीं नहीं, मैं किसी प्रेतात्मा के साथ सफ़र नहीं कर सकता। डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि भूत प्रेत तो सब एक जैसे होते हैं, भूत प्रेत पर हम विश्वास तो कर ही नहीं सकते। वो भागने लगे, ट्रक से उतरने की कोशिश करने लगे, लेकिन लड़की ने अपना माया जाल, अब वो तो शक्ति थी, भूत थी, आत्मा थी, ट्रक को लॉक कर दिया कि नहीं, आप मुझे अब इस सफ़र में अधूरा छोड़ नहीं सकते। आप मुझे उस मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा। मैं आपसे मदद मांगने आई हूं और आपको मदद करना पड़ेगा। आपके अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, मैं भी आपकी कहानी सुनी हूं, आप भी गरीब परिवार से हैं। मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आप भी जैसे आपका सपना है वो पूरा हो जाए। आप जा कर के थोड़ा राहत का सांस लेते हैं राघव जी। डर उनका थोड़ा निकलने लगता है। बार बार कहते हैं कि आप मुझे कष्ट तो नहीं दोगी, आप मुझे मार तो नहीं दोगी। लेकिन लड़की हंस के कहती है कि नहीं, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, ना आपको मारने का इरादा है। मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं तो आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ। मैं ये मदद चाहती हूँ कि आप मेरे घर के गांव के पास तक जाएं और मेरी बात परिवार वालों तक पहुँचाएं। उनकी नज़र में तो मैं मर चुकी हूँ। उनको सब कुछ पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। जो मैंने रुपए पैसे बैंक में जमा कर रखे हैं वो सब बताना चाहती हूँ। वो पैसे मेरे परिवार को मिलना चाहिए, मेरे माँ को मिलना चाहिए, मेरे पिता को मिलना चाहिए। आप जा कर के राघव जी का दिमाग शांत होता है। कहते हैं कि ठीक है मैडम, आप मुझे सब कुछ लिख करके दे दीजिए, अब मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। लड़की कहने लगी कि इतना आसान नहीं है, आप मेरे घर तक कैसे पहुंचेंगे, मैं आपको लेके चलती हूँ। राघव जी कहने लगे कि देखिए, हमारी ड्यूटी अब ख़त्म होने वाली है। मेरे तो अपने ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में जाना है, ट्रक खड़ा करना है, और इसके बाद मैं ट्रक चला नहीं सकता हूँ। फिर वो तेल का हिसाब कौन देगा,
जो रीडिंग चलती है उसका मालिक चेक करता है कि मैंने कितना ट्रक चलाया। तब लड़की कहने लगी कि आप डरिए मत, जो रीडिंग है ना आपका वही रहेगी, जितना आपका सफ़र है आपका वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप मेरे साथ में चलिए। लेकिन डरे हुए थे, राघव जी बहुत डरे हुए थे। मन तो नहीं कर रहा था कि इस लड़की की बात माने, आखिर ये तो प्रेतात्मा ही है। लेकिन वो एक तरह से सब कुछ अब राघव जी को बताने लगे कि आप मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं, मैं ऐसी कोई आत्मा प्रेतात्मा नहीं हूँ जो लोगों को तकलीफ पहुँचाए, आप मुझसे मत डरिए। और हाँ, आपका सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको जल्द से जल्द ट्रक मिल जाए, नया ट्रक आपको मिल जाए। आखिरकार बातें करते करते फिर अब वही राघव जी थे। अब लड़की के जो बताए हुए पता पर था ना, वो काफ़ी दूरी पर था। मतलब इनका जो सफ़र था 100 किलोमीटर का था, तो जो लड़की का एड्रेस था ना वो कम से कम 250 किलोमीटर था। उस रात में सफ़र करना, मीटर में रीडिंग भी चेंज होता है, मालिक चेक करेगा, डीजल की खपत भी होती है, तो इसकी भरपाई कैसे होगा? बड़ा मुश्किल में फंसे हुए थे। लेकिन लड़की कहना था कि आप चिंता मत कीजिए, जो सफ़र होगा आपका वहीं तक होगा, रीडिंग में सब कुछ वही आएगा, मैं ऐसा प्रबंध कर दूंगी। लेकिन डरे हुए थे। आखिरकार लड़की की बात मानते हैं, डरते हुए फिर अपना सफ़र स्टार्ट कर देते हैं। टाइम भी लगभग वही लगता है, इतना सफ़र कर लेते हैं। 100 किलोमीटर जहाँ 250 किलोमीटर, दूरी डबल थी, डबल से भी ज़्यादा थी, लेकिन निश्चित टाइम में वहाँ पहुँच जाते हैं उस गांव के पास में। और सुबह के टाइम में 3 बजे के आसपास में तब जब अपने ट्रक में पलट कर देखते हैं तो लड़की गायब हो चुकी थी। एकदम हैरान रह गए थे कि अभी तो मेरे से कुछ देर पहले बात कर रही थी और अभी कहाँ गई भाई। एकदम सख्ती में आ चुके थे। देखने लगे कि आखिर वहाँ सीट पर क्या है, तो देखते हैं कि कागज़ का एक नोट लिखा हुआ है, उसमें बैंक का डिटेल बताया गया है, लेन देन का हिसाब रखा गया है कि मैंने इस सहेली को इतना पैसा दिया, उससे पैसा लेना है, इस बैंक में इस अकाउंट में मेरा इतना पैसा जमा है, इस एक बैंक में इतना इसमें पैसा जमा है, सहेलियों से लेन देन जो भी था, खर्चा लेन देन का सब कुछ ब्यौरा उस नोटबुक में लिखा हुआ था। पढ़ लेते हैं। माता पिता का नाम उसमें लिखा हुआ था, गांव का नाम लिखा हुआ था। जब अपने आप को अनजान जगह में पाते हैं, वो तो समझ नहीं पाए थे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। सफ़र तो उतना ही हुआ, अब उनका ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन सफ़र 250 किलोमीटर चल आए थे। बातों बातों में उनको पता भी नहीं चला कि कब मैं यहाँ पर पहुँच गया। सुबह हो चुकी थी, लोग बाग अब इधर उधर टहलने निकल चुके थे। तब वो डरे हुए हालत में ट्रक से बाहर निकलते हैं, आसपास देखते हैं तो लड़की का कहीं नामो निशान नहीं है। फिर एक ग्रामीण से वो पता पूछते हैं। तब कहते हैं कि हाँ, ये सामने जो कॉलोनी दिख रही है ना, उसी में पहला छोड़ करके दूसरा मकान है, आप वहाँ चले जाइए। वो नोटबुक लेकर के वहाँ जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। तब वो लड़की का नाम बताते हैं कि आप पापा हो उसके। तब कहता है कि हाँ भाई, बात क्या है, मेरी लड़की तो मर चुकी है। तब राघव जी कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन लड़की मेरे ट्रक में बैठ कर यहाँ तक आई थी और उसने ये सब हिसाब किताब दिया है ताकि आप ये सब जा कर के पैसा बैंक से निकाल सके। उनको दोस्तों से, दोस्त जो लड़की हैं वो उधार का पैसा है वो भी आप ले लीजिए, लड़की का दिल की इच्छा है। जब ये सब सुनते हैं ना उनके पिता, तो आंखों से आंसू निकलने लगता है। और उसके बाद जो भी उनका परिवार था सब दरवाजे पर आ जाता है, बात क्या है, बात क्या है। पता चलता है तो सब कोई रोना धोना शुरू कर देता है। वो लड़की मरकर भी अपने परिवार की भलाई चाहती थी, आत्मा बन चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार को मदद के लिए राघव जी का सहारा लिया था। राघव जी का साथ लेकर के यहाँ तक राघव जी को पहुँचा दिया था। और राघव जी वो नोटबुक परिवार को दे देती हैं। परिवार के लोग अब राघव जी को बहुत आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं बेटा तेरा सब कुछ सपना पूरा होगा, तुमने हमारी बेटी का आत्मा को मदद किया, भगवान तुम्हें सही सलामत रखे, तुम्हारा जो मन का जो भी स्वप्न हो वो सब पूरा हो। और उसके बाद राघव जी अपना ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में पहुँचते हैं,
लेकिन कमाल की बात थी, समय बहुत सारा खर्च हुआ था, लेकिन रीडिंग वही थी। हाँ, पूछे थे उनके मालिक कि तुम रात में कहाँ रह गए थे, तब वो ही कहानी बताते थे। मालिक को विश्वास नहीं होता, उनको लगता है कि राघव झूठ बोल रहा है, नाराज हो जाता है, नौकरी से निकाल देता है। राघव जी अब करे तो क्या करे, अपने घर पर आ जाते हैं, नए नौकरी की तलाश करने लगते हैं। लेकिन नौकरी आसानी से मिलता कहाँ है। उस टाइम में ट्रक भी बहुत लिमिटेड थी, नहीं मिलता है घर पर। फिर अपना इधर उधर घूमने लगते हैं, नौकरी की तलाश करते लगते हैं। इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगता है। रात को एक नौकरी की बात करने के लिए गए थे, अगले दिन से शायद उनको काम मिलना था, और अपना घर लौट रहे थे खुशखबरी लेकर के कि चलो अपने माँ से पिता से कहेंगे कि आज मेरी बात पक्की होगी, कल से मुझे ट्रक पर काम मिल जाएगा। खुशी खुशी में लौट रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, 10 से ऊपर का समय हो गया था। जब बस से उतर करके अपने गांव मोहल्ले में पहुंचने की कोशिश करते हैं, तब एक खड्डे में, जो गांव के पगडंडी होती है ना, खड्डे में एक ऐसा गठरी सा चमकता हुआ नजर आता है। बिल्कुल तेज उसमें चमक निकल रही थी। उसको देख करके बड़ा हैरान रह गए। अरे भाई, ये गठरी कैसी है, चीज तो चमक मार रही है अंधेरे में भी। हिम्मत जवाब दे गया था, आगे बढ़ने लगे। तभी जैसे उनके कान में आकर के कोई बोलता है, तुम्हें ट्रक नहीं खरीदना है क्या, तुम्हें एक नया ट्रक नहीं लेना है क्या। वो आवाज बिल्कुल जानी पहचानी सी लगी, और अगले पल एकदम कांप गए थे। अरे, ये तो वही आत्मा लड़की की, प्रेतात्मा लड़की की आवाज है जो मेरे साथ में सफर किया था। है कहाँ पर, लेकिन लड़की नजर नहीं आई। तब उनको लगा कि कोई ना कोई इस गठरी के अंदर में रहस्य है। गठरी उठा करके जब खोलते हैं तो उनकी आंखें एकदम चौंधिया जाती है। बहुत सारे उसमें पैसे नजर आते हैं, इतने पैसे कि वो नया ट्रक आराम से खरीद सकते थे। ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए। बहुत देर गठरी लेकर के खड़े रहे, आगे रहे, जाते रहे कि कोई जिसका है भाई हम उसको दे देंगे, लेकिन कोई भी लेने के लिए नहीं आता है। तब अपना घर जाते हैं, बड़ा परिवार के लोग खुश हो जाते हैं। अब पूरी कहानी बताते हैं कि देखो, उसी आत्मा लड़की का कानों में आवाज़ पड़ी थी। तब मैं उस गठरी को खोला था, गठरी के पास गया था, उसमें एक चमक से निकल रही थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं उसमें भूत प्रेत का चक्कर ना हो। परिवार के लोग समझाते हैं, वो लड़की चाहती थी कि तुम अपना सपना पूरा कर सको। देखो, उसने तुम्हारे साथ मदद भी किया है। अब वाकई में उसके बाद राघव जी बताते हैं कि वो लड़की को कभी भी मेरे सामने में नहीं आई, और ना मैंने उसका कभी आवाज़ सुना था। हाँ, उसके दिए हुए गिफ्ट, मैं गिफ्ट ही बोल सकता हूँ, उसके दिए हुए पैसे, आज मेरे पास में 3 ट्रक खड़ा है। अब मैं 3 ट्रक का मालिक हूँ, शादीशुदा मैं हो चुका हूँ, और मेरा परिवार मज़े में चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी राघव जी की कहानी। कैसी लगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई अपनी आप बीती है, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।